नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की एलएलबी थर्ड ईयर और बीए एलएलबी फिफ्थ ईयर की मुख्य परीक्षा 2021 का पेपर हल करा रहा हूं, जो आपकी मुख्य परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण है। इसी आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कुल 100 प्रश्न हैं और अब आपकी मुख्य परीक्षा 2022 में कुल 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसमें 100 पूछे गए थे आपसे, इसमें आपसे पूछे जाएंगे 75 प्रश्न, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का सही जवाब देना है। आइए शुरू करते हैं आज का परीक्षा प्रश्न का हल। इसका प्रथम प्रश्न है, एक विधवा अपने पति से कुछ भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त करके संक्रमणीय अधिकार वाली भूमिधर बन गई। क्या यह भूमिधर होगी? ए. सीमित स्वतत्व की, बी. असीमित स्वतत्व की, सी. फुल स्वामित्व की, डी. पट्टेदार। तो इसका सही जवाब है सी, यानी पूर्ण स्वामित्व की, यानी फुल ओनर। प्रश्न संख्या 2, अनुसूचित जाति का सदस्य अपनी भूमि का अंतरण किसको कर सकता है? अनुसूचित जाति के सदस्य को, उच्च जाति के सदस्य को, अनुसूचित जाति के सदस्य को, दूसरे राज्य के सदस्य को। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुसूचित जाति के सदस्य को। अनुसूचित जाति का सदस्य अनुसूचित जाति के सदस्य को अपनी भूमि ट्रांसफर कर सकता है। ओके। प्रश्न संख्या 3, कह रहा है उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम 1991 किन राजस्व अधिकारों को राजस्व न्यायालय नहीं मानता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इज अ राइट आंसर, कानून गो, लेखपाल और नायब तहसीलदार। प्रश्न संख्या 4, उत्तर प्रदेश जमींदारी, इसका उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि सुधार अधिनियम की धारा 199 के अंतर्गत किसको बेदखल नहीं किया जा सकता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को। प्रश्न संख्या 5, किस काल में जमींदार अपने स्थान में स्थित सभी भूमियों का स्वामित्व होता था? ऑप्शन ए हिंदू काल, ऑप्शन बी मुस्लिम काल, ऑप्शन सी ब्रिटिश काल, ऑप्शन डी स्वतंत्रता के पश्चात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी ब्रिटिश काल में अपने स्थान में स्थित सभी भूमियों का स्वामी होता था। प्रश्न संख्या 6, जमींदारी उन्मूलन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मतलब जमींदारी उन्मूलन समिति का अध्यक्ष इनमें से कौन है? तो इसका सही जवाब है पंडित गोविंद वल्लभ पंत। प्रश्न संख्या 7, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित होकर भूमि विधि बन गया था? तो इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1951 को। प्रश्न संख्या 6 तो हो गया, 7 हो गया। 8, उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1939 में। प्रश्न संख्या 9, उत्तर प्रदेश राज्य में सभी स्थानों के निहित होने का दिनांक क्या था? तो इसका सही जवाब है 1 जुलाई 1952। प्रश्न संख्या 10, किस तिथि एवं वर्ष में उत्तर प्रदेश विधानसभा में जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब है 8 अगस्त 1946 को। प्रश्न संख्या 11, फसली वर्ष आरंभ होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई को आरंभ होता है, 30 जून को लास्ट डे होता है। प्रश्न संख्या 12, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 द्वारा 4 नई श्रेणियों के काश्तकार बनाए गए। सही उत्तर को टिक करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि भूमिधर, सीरदार, आसामी और आदिवासी। प्रश्न संख्या 13,
मध्यवर्ती से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से होता है जो निम्न के बीच आता है, यानी मिडिल मीन इज अ पर्सन। तो इसमें सही आंसर है राज्य एवं काश्तकार के बीच के व्यक्ति को मध्यवर्ती कहते हैं। प्रश्न सी। प्रश्न संख्या 14, जमींदारी काल में खुद काश्त एवं सीर भूमि कौन रख सकता था? जमींदार। ऑप्शन बी जा राइट आंसर। 15, उत्तर प्रदेश राज्य में आस्थानों में निहित के परिणाम किन धाराओं में बढ़े थे? तो धारा 6, 8 और 9। प्रश्न 15 का ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16, जमींदारी उन्मूलन के पश्चात मध्यवर्तियों के कौन से अधिकार बचे हैं? तो इसका सही जवाब है काश्तकारों से लगान एकत्रित करने का अधिकार। प्रश्न संख्या 17, जमींदारी उन्मूलन के पश्चात किसको भूमि सुधार बनाया गया? यानी जमींदारी उन्मूलन के पश्चात किसको भूमिधर बनाया गया? तो इसका सही जवाब है मध्यवर्ती। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18, जमींदारी उन्मूलन के पश्चात किसको सीरदार बनाया गया? तो इसका सही जवाब है ए, अवध में विशेष शर्तों वाले काश्तकार को सीरदार बनाया गया। प्रश्न संख्या 19, जमींदारी उन्मूलन के पश्चात किसको आसामी बनाया गया? तो इसका सही आंसर है सी, खुद काश्त एवं सीर भूमि के गुजारेदार। प्रश्न संख्या 20, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम 1954 द्वारा किसको सीरदार अधिकार प्रदान किया गया? ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, आदिवासी। प्रश्न संख्या 21, किसी भी निष्क्रांता भूमि विवाद का निस्तारण किया गया या किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, निष्क्रांता संपत्ति के परिरक्षक द्वारा। निष्क्रांता संपत्ति के परिरक्षक द्वारा। प्रश्न संख्या 22, जमींदारी उन्मूलन के पश्चात किसको प्रतिकर का भुगतान किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्यवर्तियों को। प्रश्न संख्या 23, अधिकृत व्यक्तियों के प्रतिकार भुगतान का मापदंड क्या था? ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, उनकी शुद्ध आय का 1/8, उनकी शुद्ध आय का 8 गुना। प्रश्न संख्या 24, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम के अधीन आस्थान निहित किए जाने के फलस्वरूप दिए जाने वाले प्रतिकर देय का दिनांक है होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निहित होने के दिनांक से जुड़ेगा। प्रश्न संख्या 25, पुनर्वास अनुदान उन मध्यवर्तियों को दिया जाता है जिसकी वार्षिक भूराजस्व यानी अधिक नहीं था 10,000 से अधिक। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26, जमींदारी उन्मूलन के पश्चात किसको चालू खान को जारी रखने का अधिकार दिया गया? तो गांव सभा के काश्तकार को। किसको दिया गया? गांव सभा के काश्तकार को। प्रश्न संख्या 27, जमींदारी उन्मूलन के पूर्व उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 द्वारा गांव में 2 प्रजातांत्रिक संस्थाएं स्थापित थीं। वे हैं गांव सभा एवं ग्राम पंचायत। ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत। प्रश्न संख्या 28, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम 1950 द्वारा गांव में 2 लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना की गई थी। वे संस्थाएं थीं ऑप्शन ए, यानी गांव सभा एवं भूमि प्रबंधक समिति। गांव सभा और भूमि प्रबंधक समिति थी। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 में पास किया गया तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार, जमींदारी विनाश है ये, और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 113 से 116 निरस्त कर दी गई है। इसके परिणाम स्वरूप गांव में कौन सी एक संस्था समाप्त की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गांव समाज। प्रश्न संख्या 30, गांव में स्थापित की संस्था को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू राजस्व सुधार अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम को सुपुर्द की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी,
भूमि प्रबंधक समिति। प्रश्न संख्या 31, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम 1994 के पहले गांव सभा के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 250। अगला प्रश्न है 32, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1994 के बाद ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या निर्धारित की गई? 1000। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के संशोधन द्वारा गांव सभा एवं गांव पंचायत का नामकरण ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम 1994 द्वारा। अगला प्रश्न है 34, ग्राम सभा की स्थापना उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत की गई है? तो धारा 3, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम 1994 द्वारा गांव की किस संस्था को विधिक व्यक्ति माना गया है? तो ग्राम सभा को। ध्यान रखना, पंचायत राज पढ़ के जाना पूरा। हो सके तो आप संविधान की किताब से भी पढ़ सकते हैं पंचायत राज को। पंचायत राज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं जो आप आसानी से इन्हें हल कर सकते हैं और अच्छे मार्क ला सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम 1994 की किस धारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है? धारा 12, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों तक निश्चित किया गया है? आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है, पंचायत राज अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत के कार्यों एवं कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? धारा 15। अगला प्रश्न है 39, कौन लोग भूमि प्रबंधक समिति के सदस्य माने जाएंगे? तो इसका सही जवाब है ग्राम पंचायत के सभी सदस्य। ग्राम पंचायत के जो मेंबर होते हैं इनका भी चुनाव होता है जनता द्वारा ग्राम सभा की। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के लिए पैनल वकील की नियुक्ति राज्य सरकार किसके विचार विमर्श के पश्चात करती है? तो इसका सही जवाब है एडवोकेट जनरल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के किस संशोधन सभी सीरदार को भूमिधर का दर्जा दिया गया? किस संशोधन द्वारा? ये गलत लिख दिया है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा। प्रश्न संख्या 42, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम को किस धारा में वे सभी भूमियां स्थित हैं जिसमें भूमिधरी अधिकार संपन्न नहीं होते? धारा 132 में ये सब अधिकार दे रखे हैं, बताया गया है इनके बारे में। 43, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम को किस धारा में राज्य सरकार में निहित भूमियों को ग्राम सभा या ग्राम पंचायत में निहित किया गया है? धारा 177, ऑप्शन सी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 44, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत संकामय अधिकार वाले भूमिधर को अपनी सभी भूमियों का एकांतिक कब्जे का अधिकार प्रदान किया गया है? धारा 142। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत किसको घोषणा प्राप्त करने का अधिकार है? तो इसमें सही आंसर है संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को, सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत संक्रमणीय अधिकार वे भूमिधर अपनी भूमि का अंतरण कर सकते हैं? इसके अंतर्गत किस धारा में ये बात कही गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी धारा 152। 147 प्रश्न,
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के भूमि अंतरण संबंधी अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है धारा 154। प्रश्न संख्या 49, संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर अपनी भूमि का अंतरण विक्रय अथवा दान के द्वारा क्रेता अथवा दान ग्रहता एवं उसके परिवार को कर सकता है। क्रेता अथवा दान ग्रहता के पास पहले की भूमि और ली जाने वाली भूमि को कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में कितनी भूमि से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 12.5 एकड़ जमीन से अधिक नहीं होना चाहिए। कितनी? 12.5 एकड़ से। अगला प्रश्न है 49, कौन लोग राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ना तो भूमि खरीद सकता और ना ही दान कर सकता? अनुसूचित जाति के लोग। और हाँ, एक प्रश्न एक और आया था, अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसको अपनी भूमि ट्रांसफर कर सकता है? तो केवल अनुसूचित जाति के लोग को ट्रांसफर कर सकता है अपनी भूमि को। प्रश्न संख्या 50, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर को अपनी भूमि अथवा उसके किसी भाग को वसीयत करने का अधिकार प्राप्त है? धारा 169 के अनुसार ऑप्शन बी। 51, अनुसूचित आदिम जाति का भूमिधर आसामी अपनी भूमि का अंतरण किसको कर सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्ति को। ध्यान रखना, ये तीसरा क्वेश्चन है, इस टॉपिक से अच्छे से इस टॉपिक को भी कर लेना। सबसे बड़ा टॉपिक पंचायत राज अधिनियम है, उसके बाद फिर ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम कि किस धारा के अंतर्गत जोरदार को सार्वजनिक उपयोग की भूमि से बेदखल किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 198 और 199, 52 में। अब आते हैं 53 नंबर करा, अतिक्रमणी कौन होता है? ये व्यक्ति बिना अपने नाम में आए भूमि को धारित कर ले, यानी ट्रेस पैसर। हु इज द ट्रेस पासर? तो अतिक्रमणी कौन होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक व्यक्ति बिना अपने नाम के अपने आए भूमि को धारित कर ले। प्रश्न संख्या 54, अतिक्रमणी के बेदखली का बाद किस राजस्व न्यायालय में सर्वप्रथम दायर किया जाता है? प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्ट्रेट के राजस्व न्यायालय में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 55, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम को किस धारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत की भूमि से अतिक्रमणी की बेदखली की जा सकती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन, आप इसका अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है, असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को किस आधार पर बेदखल किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यदि वह अपनी भूमि का अंतरण अधिनियम के विपरीत करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 183 और 185 के अंतर्गत कौन अपनी भूमि का संपूर्ण भाग अथवा उसके अंश का समर्पण कर सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर। प्रश्न संख्या 58, कौन लोग अपनी संपूर्ण भूमि का ही समर्पण कर सकते हैं, उनके किसी अंश का नहीं? तो आसामी भूमिधर अपनी संपूर्ण भूमि का समर्पण कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार के किस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपनी भूमि किराए पर उठाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है? धारा 156। ठीक है, ए आंसर इज राइट आंसर है इसका ऑप्शन। 60, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत निहित शर्तों के आधार पर कोई भी जोरदार अपनी भूमि को किराए या पट्टे पर उठा सकता है? तो धारा 157 सब क्लॉज फर्स्ट,
61 निम्नलिखित में से कौन से जोतदार अपनी भूमि या उसके किसी भाग की वसीयत नहीं कर सकता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर या आसामी। इंग्लिश वर्जन आप पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश वर्जन भी लेफ्ट हैंड साइड में आप इंग्लिश वर्जन भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत किस धाराओं में भूमिधर के स्वत्व यानी कि ओनरशिप की समाप्ति का प्रावधान है? तो धारा 189 से 190, दो धाराएं 189 एवं 190। प्रश्न संख्या 63, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की किस धारा में पुरुष जोतदार के उत्तराधिकार के क्रम का वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 171। प्रश्न संख्या 64, जहां जोतदार कोई स्त्री है और उसको भूमि पुरुष जोतदार से उत्तराधिकार में ना मिली हो, उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी भौमिक संपत्ति के न्यागमन का प्रावधान किस धारा में उल्लिखित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धारा 174। प्रश्न संख्या 65, किसकी पूर्वाज्ञा से कोई ग्राम पंचायत में निहित भूमियों का आवंटन कर सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भूमि प्रबंधन समिति परगना अधिकारी की पूर्व आज्ञा से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की किस धारा में भूमि आवंटन के लिए वरीयता क्रम का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, धारा 198 में ये बात कही गई है। प्रश्न संख्या 67, ग्राम पंचायत की भूमि का आवंटन अथवा पट्टा कौन निरस्त कर सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि कलेक्ट्रेट। प्रश्न संख्या 68, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू सुधार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत भूमि सुधार अथवा आसामी राजस्व न्यायालय में घोषणात्मक वाद दायर कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 229 सब क्लॉज बी। भू राजस्व भूमि पर लगने वाला कर अथवा उपज का हिस्सा होता है। हिंदू काल में यह कर संपूर्ण उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, किंतु मुस्लिम काल में यह टोडरमल बंदोबस्त द्वारा इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो सकल उत्पादन का 1/4 भाग, 1/4। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत बकाया माल गुजारी वसूली की प्रक्रिया का वर्णन है? धारा 289 में। 71, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम में बकाया मालगुजारी वसूली के कितने तरीके दर्शाए गए हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये रिपीट होते हैं प्रश्न एग्जाम में, ध्यान रखना। ऑप्शन सी 8 प्रक्रिया बताई गई हैं, आपको प्रक्रिया देख लेना कौन कौन सी हैं। पूछना इनमें से कौन सी प्रक्रिया नहीं है या तरीका नहीं है। प्रश्न 72, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 281 के अंतर्गत बकायेदार को कितने दिनों तक निरोधन में रखा जा सकता है? ओनली 15 दिन तक। ध्यान रखा होगा आपने, जो लोन ले लेते हैं उनके लिए 15 दिन तक तहसील स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दिया जाता है। 73, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 247 सब क्लॉज ए के अंतर्गत किसको माल गुजारी से छूट प्रदान की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रत्येक भूमिधर उसके पास 3.125 एकड़ से अधिक भूमि ना हो। प्रश्न संख्या 74, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत लगान भू राजस्व एवं भूमि के मामले में राजस्व न्यायालय को ही एकमात्र क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है? धारा 331 सब क्लॉज 1 में ये बात कही गई है। क्वेश्चन संख्या 75, 1965 में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू सुधार अधिनियम से सहकारी कृषि समिति
संबंधी विधि को निरस्त कर वर्तमान में किस अधिनियम को किस अधिनियम के अंतर्गत यानी निर्दिष्ट कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भू राजस्व प्रशासन 2 प्रकार के पदाधिकारियों के हाथों में दिया गया है, वे हैं ऑप्शन ए राजस्व न्यायालय एवं राजस्व अधिकारी। क्षेत्र का सही जवाब है ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित में से कौन राजस्व न्यायालय के रूप में नहीं जाना जाता है? तो ए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चकबंदी अधिकारी। वो राजस्व न्यायालय के रूप में नहीं जाना जाता, चकबंदी विभाग अलग होता है। निम्नलिखित में से कौन राजस्व अधिकारी के रूप में नहीं जाना सकता? देख लो, आयुक्त, नगर निगम, कलेक्ट्रेट, अतिरिक्त कलेक्ट्रेट, सहायक कलेक्ट्रेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आयुक्त, नगर निगम। अगला प्रश्न, राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्व न्यायालय में किस प्रकार के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? तो 80 का सही ऑप्शन है सी, प्रशासनिक एवं न्यायिक सदस्य। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत किस राजस्व न्यायालय को पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आयुक्त। अधिकार अभिलेख कौन तैयार कर सकता है? तो इसका सही है अभिलेख अधिकारी, जो रिकॉर्ड ऑफिसर होगा ना वही कर सकता है। प्रश्न संख्या 83, वार्षिक रजिस्टर जिसको खतौनी के रूप में जाना जाता है, खसरा खसौनी, फर्द बोलते हैं इसे, अभिलेख अधिकार का संशोधन रूप होता है। इसको कितने वर्षों के अंतराल पर बनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष बनता है, बताएं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रत्येक वर्ष, 1 वर्ष में 1 बार। नक्शों एवं अभिलेखों का रखरखाव कौन करता है? लेखपाल। ध्यान रखना, नक्शों का रखरखाव लेखपाल करता है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार राजस्व अधिनियम की किस धारा में दाखिल खारिज प्रक्रिया के प्रावधान नियत हैं? मत दाखिल हमारी फर्द। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 34 धारा है ऑप्शन बी। खसरा अथवा फील्ड बुक अधिकार अभिलेख की आधारशिला है। इसमें कितने खाने होते हैं? ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। आपको लगेगा कि 13 20 से टिक लग रहा है, ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 13, इसलिए बीच में टिक किया गया है। आपको लगेगा कि 20 है कि 13 है, जिससे कि आपको याद हो जाता है। इसका सही जवाब है 13। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत सीमा विवाद का निस्तारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब है परगना अधिकारी द्वारा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, परगना अधिकारी द्वारा। तो अगला प्रश्न है, नक्शों एवं अभिलेखों का पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अभिलेख अधिकारी और सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा। रिकॉर्ड ऑफिसर है, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 89, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत किन राजस्व न्यायालयों में अपील की जा सकती है? 89 का सही जवाब है ऑप्शन बी, अभिलेख अधिकारी यानी कलेक्ट्रेट, आयुक्त, इन सभी के न्यायालय में अपील की जा सकती है। अगला प्रश्न है, राजस्व न्यायालय में अपील की मियाद यानी समय, टाइम पीरियड क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 3 मंथ या 90 दिन। मंथ में पूछ सकता है किस आधार पर राजस्व न्यायालय में पुनरीक्षण की याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, द राइट आंसर, विषय वस्तु की भूल, विधि की भूल नहीं, वैलिड विषय वस्तु की भूल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये लॉ का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखना। विषय वस्तु की भूल मान्य रहती है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राजस्व परिषद अपने आदेश का पुनर्वलोकन कर सकती है? तो धारा 220, ऑप्शन सी,
92 का ऑप्शन सी। 93 उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 समस्त उत्तर प्रदेश में किस तिथि को लागू किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 19 सितंबर 1960। 19 सितंबर 1960 को। 94 उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निश्चित सीमा से अधिक भूमि लेकर भूमिहीन श्रमिकों में वितरण करना। प्रश्न संख्या 95 उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अंतर्गत नियत प्राधिकारी का आदेश किस प्रकृति का होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रशासनिक होगा। प्रशासनिक कैसा होगा? प्रशासनिक। प्रश्न संख्या 96 कह रहा है उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अतिरिक्त भूमि का बंदोबस्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राइट आंसर, धारा 27। प्रश्न संख्या 97 किसी जोतदार को परिवार सहित आरोपण अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम जोत रखने की क्या सीमा है? तो इसकी सही आंसर है बी, मात्र 15 एकड़। बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दाखिल खारिज प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित में क्या निर्धारित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पक्षकारों का आगमन। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत काबिज दर्ज व्यक्ति को क्या घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिवासी। प्रश्न संख्या 100 और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न भूमि के अवैध अंतरण को क्या परिणाम होंगे? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य करें और आप इसका सही आंसर करें। मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप इसका आंसर ठीक अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।